मैं विवेक हूं और आज हम फाइनेंस की दुनिया की एक ऐसी पहेली को सुलझाएंगे जो अक्सर बड़े बड़े नंबर्स के पीछे छिपी रहती है। ये कहानी मुनाफे की है, पर उससे भी कहीं ज्यादा ये कहानी है मुनाफे में किसी भी शेयर होल्डर के असली हिस्से की। और वो सीक्रेट छिपा है एक नंबर में, अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस। देखिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है जो बताता है कि जब किसी कंपनी का करोड़ों का मुनाफा लाखों शेयरों में बढ़ता है तो हर एक शेयरधारक की जेब में असल में आता क्या है। यही वो नंबर है जिससे पता चलता है कि दो कंपनियों की असली कमाई की ताकत क्या है। इस कहानी को बेहतर समझने के लिए चलिए मिलते हैं संजीत से। संजीत एक होनहार युवा निवेशक है जो हमारी कंपनी ब्राइट स्टार लिमिटेड में निवेश करने की सोच रहा है। अब वो हमारी कंपनी के मुनाफे के आंकड़ों से तो बहुत खुश है, लेकिन उसका एक बहुत वाजिब सवाल है। विवेक जी, आपकी कंपनी ने 1 करोड़ का मुनाफा कमाया, ये तो बहुत शानदार है, पर इससे मेरे खरीदे हुए एक शेयर को कितना फायदा होगा? उसका यही सवाल हमारी आज की इस पूरी पड़ताल का शुरुआती पॉइंट है। तो मैंने संजीत को समझाया, इसे ऐसे सोचो, कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है ना, वो एक बड़ा सा केक है और कंपनी ने जितने इक्विटी शेयर्स जारी किए हैं वो समझ लो इस केक को खाने वाले मेहमान हैं। तो ईपीएस हमें बस यही बताता है कि हर मेहमान यानी हर एक शेयर के हिस्से में केक का कितना बड़ा टुकड़ा आया। तो हमारी इस खोज का पहला पड़ाव है बेसिक ईपीएस। ये सबसे सीधा, सबसे सरल तरीका है ये जानने का कि आपका केक का टुकड़ा कितना बड़ा है। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, जो सामने से दिखता है, पूरी सच्चाई हमेशा वो नहीं होती। अब फॉर्मूला देखने में बहुत सीधा लगता है। हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो टोटल प्रॉफिट है उसे लेते हैं और उसे शेयरों की कुल संख्या से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल। लेकिन असली खेल इन दोनों नंबरों को सही सही पता लगाने में है। चलिए पहले प्रॉफिट यानी न्यूमरेटर की बात करते हैं। देखो संजीत, मैंने कहा केक कटने से पहले हमें कुछ खास मेहमानों का ध्यान रखना होता है। इन्हें हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनका कंपनी के साथ एक तरह का वादा होता है कि मुनाफे का पहला हिस्सा एक फिक्स्ड डिविडेंड के तौर पर पहले उन्हें मिलेगा। उनका हिस्सा देने के बाद जो केक बचता है ना, असल में वही हम जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। संजीत ने तुरंत अगला सवाल पूछा। ठीक है, मुनाफे वाली बात तो समझ आ गई। तो शेयरों के लिए हम बस साल के आखिर में जितने शेयर हैं उनकी गिनती कर लेंगे, राइट? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और इसका जवाब कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सोचो, साल के दौरान कंपनी नए शेयर जारी कर सकती है या कुछ शेयर वापस खरीद भी सकती है। मतलब केक खाने वाले मेहमानों की संख्या साल भर बदलती रही। इसलिए सिर्फ साल के आखिर का नंबर लेना ठीक नहीं होगा। हमें वेटेड एवरेज यानी एक तरह का भारित औसत निकालना पड़ता है जो पूरे साल शेयरों की संख्या में हुए इन बदलावों का हिसाब रखता है। जैसे ब्राइट स्टार के केस में ही देख लो, साल के पहले 5 महीने 1800 शेयर थे, फिर अगले 5 महीने वो बढ़कर 2400 हो गए और आखिरी 2 महीने 2100। तो हमने हर नंबर को उतने महीनों का वेट दिया जितने समय वो मौजूद थे। इस तरह हमें पूरे साल का एक एवरेज नंबर मिला जो कि है 2100 शेयर। ये नंबर डिनोमिनेटर के लिए ज्यादा सटीक है, ज्यादा सही है। अब संजीत काफी कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसे लगा कि अब वो ईपीएस की पूरी कैलकुलेशन समझ गया है। मैंने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट संजीत, कहानी में एक मोड़ अभी बाकी है। क्या हो अगर कुछ ऐसे लोग भी हों जिन्हें पार्टी का इनविटेशन तो मिला है पर वो अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन वो कभी भी आ सकते हैं और केक में अपना हिस्सा मांग सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। ये आज तो शेयर नहीं है, लेकिन भविष्य में ये इक्विटी शेयर बन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो केक खाने वाले मेहमान बढ़ जाएंगे और हम सबके हिस्से का टुकड़ा छोटा हो जाएगा। इसके कुछ आम उदाहरण हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब एक तरह का लोन जिसे कंपनी बाद में शेयरों में बदल सकती है, या फिर ईसॉप्स जो कर्मचारियों को भविष्य में कंपनी के शेयर खरीदने का अधिकार देते हैं। ये सब भविष्य के दावेदार हैं। तो इन छिपे हुए दावों के असर को समझने के लिए हम एक और शक्तिशाली टूल का इस्तेमाल करते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस। ये हमें दिखाता है कि अगर ये सारे भविष्य के दावेदार आज ही शेयर होल्डर बन जाएं, तो हमारे केक का टुकड़ा कितना छोटा हो जाएगा। ये एक तरह का वर्स्ट केस सिनेरियो है जो हर स्मार्ट निवेशक को जरूर देखना चाहिए। इसकी गणना के लिए हमें फॉर्मूला में 2 बदलाव करने पड़ते हैं। पहला, हम मुनाफे को एडजस्ट करते हैं।
सोचिए, अगर डिबेंचर्स, जो कि एक लोन है, वो शेयर में बदल गए तो कंपनी को उस लोन पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा, सही? तो वो ब्याज का पैसा टैक्स एडजस्ट करने के बाद वापस मुनाफे में जुड़ जाएगा। और दूसरा, हम शेयरों की संख्या में उन सभी नए शेयरों को जोड़ देते हैं जो इन कन्वर्जन से बनेंगे। ब्राइट स्टार के मामले में अगर हमारे कन्वर्टेबल डिबेंचर शेयर बन जाते तो कंपनी को 12 लाख का ब्याज नहीं देना पड़ता। टैक्स बचाने के बाद ये 8,40,000 रुपए हमारे मुनाफे में वापस जुड़ जाते, तो हमारा एडजस्टेड मुनाफा हो जाता 1,08,40,000 रुपए। और शेयरों की संख्या? वो डिबेंचर 10 लाख नए शेयरों में बदल जाते हैं, तो हमारे बेसिक 50 लाख शेयरों में ये 10 लाख और जुड़ जाते हैं, जिससे शेयरों की कुल संख्या हो जाती 60 लाख। देखा, केक तो उतना ही है, पर मेहमान बढ़ गए। और अब कहानी का असली क्लाइमैक्स। जब हमने इन नए नंबरों से गणना की तो संजीत की आंखों के सामने सच्चाई थी। जहां बेसिक ईपीएस 2 रुपये दिख रहा था, वहीं डाइल्यूटेड ईपीएस घटकर सिर्फ 1.81 रह गया था। उसके केक का टुकड़ा असल में छोटा हो सकता था। यही कमी, यही डाइल्यूशन, वो छिपा हुआ जोखिम था जिसे जानना बहुत जरूरी था। और ये जानना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि हर निवेशक का अधिकार है। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के तहत भारत में हर लिस्टेड कंपनी के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दोनों को साफ साफ दिखाना अनिवार्य है। ये पारदर्शिता का एक बहुत अहम हिस्सा है। संजीत को अब पूरी कहानी समझ आ गई थी। डाइल्यूटेड ईपीएस एक निवेशक के लिए सेफ्टी चेक की तरह है। ये हेडलाइन में चमक रहे बड़े मुनाफे के पीछे की ज्यादा यथार्थवादी और सतर्क तस्वीर दिखाता है और बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। तो अगली बार जब कोई किसी कंपनी के नतीजों को देखे तो सिर्फ बेसिक ईपीएस पर ना रुके, थोड़ा और गहराई में जाकर देखें। सवाल करें कि कंपनी का डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है? क्या ये पिछले साल से बड़ा है? क्या ये अपने कंपेटिटर्स से बेहतर है? क्योंकि असली कहानी, एक निवेशक के लिए सबसे जरूरी कहानी, अक्सर उन्हीं नंबरों में छिपी होती है।